हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। D++B 2023 में हो चाहे 24 में हो, कभी भी हो, उसके लिए एनसीईआरटी जरूरी है जी। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर आज कवर करने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारी की सारी 11वीं और 12वीं क्लास की पूरी एनसीईआरटी के चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, यानी हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये आपकी गलती है, आप लेट हैं ठीक है, तो आप कतार में रहें और पूरा का पूरा देखें जितनी भी चीजें मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी हैं। तो चैप्टर का नाम है जी डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, यानी साइकोलॉजिकल स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सो स्किल होती क्या है देखा जाए तो स्किल एक प्रोफिशिएंसी होगी या एक फैसिलिटी या डेक्सटरिटी होगी जो कि रिक्वायर्ड रहती है या डेवलप करनी पड़ती है थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। जब आप किसी भी काम को रिपीटेडली करते रहते हैं, जैसे मान लो कोडिंग है या मान लो टीचिंग है, जब आपने पढ़ाना शुरू किया तब एकदम से थोड़ी ना आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, राइट। सो टीचिंग भी तो एक तरीके से स्किल ही होगी ना, राइट। सो टीचिंग हो गई, कोडिंग हो गई, कोई भी चीज जो आप रिपीटेडली करके आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्किल हो जाती है आपकी। ओके, अगर वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज possession of qualities required to do something or get something done। so वो qualities जो आप possess कर रहे हैं, मतलब उनको possess करना qualities को जो कि जरूरत है, required है कोई भी काम करने के लिए। जैसे कोडिंग है तो कोडिंग एक स्किल हो गई, आपने कोई भी लैंग्वेज सीखी कोडिंग की और फिर आपने वो करके देखी, सो वो क्या होगी, वो क्वालिटी आपके अंदर है कि आप जो है उस क्वालिटी की वजह से फिर फर्दर कोडिंग कर सकते हैं, तो वो क्वालिटी जो है वो स्किल है आपकी। बहुत सारी बेसिक स्किल या कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो साइकोलॉजिस्ट में होनी चाहिए। जब आप साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट बनने वाली कैटेगरी में जाते हैं। ओके, तो साइकोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट ने ही कुछ एक स्किल्स जो है वो आइडेंटिफाई की हैं जो कि जरूरी हैं साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। तो जनरल स्किल्स होंगी, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होंगी, स्पेसिफिक स्किल्स होंगी। अगर जनरल स्किल्स की बात करें तो इन जनरल मतलब जो आपके नेचर में है वो जनरल स्किल्स रहेंगी। दीज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर ऑल प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, चाहे वो क्लिनिकल फील्ड में काम कर रहे हो, हेल्थ साइकोलॉजी में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, सो उन सब में ये इन जनरल स्किल्स हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेशलाइजेशन सब में होंगी। जैसे मान लो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सो केमिस्ट्री पढ़ते टाइम आप में एक स्किल तो रहेगी ना, मतलब अगर आप ऑर्गेनिक के स्टूडेंट हैं या आप इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के हैं वो अलग चीज है, बट एक इन जनरल केमिस्ट्री तो सबको आती होगी ना। सो वो इन जनरल की बात हो रही है कि इन जनरल स्पेसिफिक जो जेनरिक है नेचर में वो स्किल इनके पास होंगी। इन स्किल्स में पर्सनल स्किल्स या इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो है वो दोनों ही शामिल रहेंगी। ऑब्जर्वेशनल स्किल रहेगा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को या इंसानों को, किसी भी चीज को, तो ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हो सकता है या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है। अब इसमें भी स्पेसिफिक और स्किल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तो हमने ऑब्जर्वेशनल कर ली कि आप पार्टिसिपेंट बन के ऑब्जर्व कर रहे हैं या दूर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, अलग अलग, मतलब आप दूर बैठे बैठे बच्चे खेल रहे हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हो गया। लेकिन जब आप खुद खेल रहे हैं और फिर अपने आसपास वाले प्लेयर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। स्पेसिफिक स्किल्स की बात करें तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्किल्स, इंटरव्यूइंग स्किल और काउंसलिंग स्किल। तो जब ये तीन हमने पहले क्या बोला, जनरल स्किल या जेनेरिक स्किल, दूसरा बोला हमने ऑब्जर्वेशनल स्किल और तीसरी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक स्किल की। और स्पेसिफिक स्किल में भी मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम को करने की करने का पोटेंशियल या टेंडेंसी आप में है तो वो स्पेसिफिक स्किल होगी। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, जो सेल्स पर्सन होते हैं उनमें एक कम्युनिकेट करने की स्किल होती है कि वो आपको कन्विंस कर ही लेंगे कैसे ना कैसे कि मैडम ये सामान ले लीजिए ना, सर ये ले लीजिए ना, ठीक है। सो वो कम्युनिकेशन स्किल होगा। इसमें स्पीकिंग आ जाएगी, एक्टिव लिसनिंग आ जाएगी या बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल स्किल्स भी इंक्लूडेड रहेंगी। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इंटरव्यूइंग सब की बात एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले है जो हमने ये बात की ना कम्युनिकेशन स्किल की, तो उसमें कंपोनेंट्स रहेंगे ह्यूमन कम्युनिकेशन में। मान लो ये सेंडर है, जैसे मान लो मैं अब आप लोगों को चीजें समझा रही हूं, सो मैं सेंडर हो गई, आप जो सुन रहे हैं इस वीडियो को वो रिसीवर हो गए और बीच में बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। एक्चुअल वर्ड्स मैं क्या बोल रही हूं, उसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है, मेरी नॉन वर्बल क्यूज क्या क्या प्रेजेंट है, मतलब मेरा जेस्चर क्या है कोई भी चीज समझाने का,
ठीक है, आर्टिफैक्ट्स क्या क्या है बीच में, या कितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं पास कर रही हूँ, या कम्युनिकेशन का चैनल क्या है, जैसे वीडियो के थ्रू बात कर रहे हैं हम, आप जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, या एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे पैरा लैंग्वेज के, या नॉइस कितनी है, आपके आसपास कोई नॉइस तो नहीं है, या मेरी वीडियो में पीछे से कोई नॉइस तो नहीं है। तो काफी सारे कॉम्पोनेंट्स हो गए ना। सो ये कॉम्पोनेंट्स रहेंगे ह्यूमन जो कम्युनिकेशन है उसके। ओके, कम्युनिकेशन हमेशा डायनेमिक, कॉन्टिन्यूअस और इरिवर्सिबल रहेगा। मैंने आपको कोई चीज एक बार बोल दी तो वो तो बोल दी ना, उसके बाद अगर हम और बातचीत करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो कह दिया वो कह दिया, तो वो इरिवर्सिबल होगा और इंटरैक्टिव होंगी सारी की सारी चीजें। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो इसमें स्पीकिंग स्किल आ जाएगा, लिसनिंग स्किल, रिसेप्शन, अटेंशन और पैराफ्रेजिंग। स्पीकिंग में आप बोलना सीख रहे हैं, लिसनिंग में सुनने की स्किल, क्योंकि हर किसी में नहीं होती सुनने की स्किल भी ना, रिसेप्शन में आप चीजों को रिसेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, अटेंशन में आप पर्टिकुलर एक इतनी सारी चीजों के बीच किसी एक पर्टिकुलर चीज को अटेंशन दे रहे हैं, पैराफ्रेजिंग आपने कोई चीज देखी या सुनी या पढ़ी, उसको अपने शब्दों में कहने की जो क्वालिटी है वो पैराफ्रेजिंग की रहेगी। देन आता है जी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्किल। तो जो नेक्स्ट सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज है जो कि साइकोलॉजिस्ट में होना चाहिए, जो साइकोलॉजिस्ट कंसर्न है, जो लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसका बेस बनाने के लिए, तो उसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी की सारी चीजें रहेंगी। क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, पर्टिकुलरली जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको असेस करना, इवैल्यूएट करना और फिर सोल्व करना लास्ट में जाके। ठीक है, सो व्हाइल यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट, an attitude of objectivity, scientific orientation, standardized interpretation, ये सारी की सारी चीजें दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं ना। जैसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, टूल्स होते हैं, जब आप उनको यूज करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, सो एक ऑब्जेक्टिविटी का एटीट्यूड होना चाहिए, बायस्डनेस नहीं आनी चाहिए। सो ऑब्जेक्टिविटी, अनबायस्ड एटीट्यूड आप बोल सकते हैं उसको। साइंटिफिक ओरिएंटेशन हो ताकि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो बन सके स्टूडेंट्स का भी और सामने वाले का और आपका खुद का भी। ओके, ये है जी एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट स्किल। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट स्किल जब आप डेवलप करते हैं तो पॉइंट ये है कि आप जो साइकोलॉजिकली अगले इंसान के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वो एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन उठानी है, कौन सी चीजें देखनी है, किस तरीके से बात करनी है, जो आपने डाटा इकट्ठा किया है उसको किस तरीके से असेस करना है, क्या क्या एक्चुअल में इश्यूज हैं, क्या हमें ऊपरी तौर पे लग रहे हैं। सो वो सारी की सारी चीजें आपको एज एन साइकोलॉजिस्ट पता होनी चाहिए। ओके, जैसे द फैक्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, तो इसमें क्या चीज, जैसे पर्पस ऑफ द टेस्ट क्या होगा, टारगेट क्या है, पर टारगेट पॉपुलेशन जो है जो यूज कर रहे हैं हम, उसमें सैम्पलिंग कैसे होगी, देन टाइप्स ऑफ वैलिडेशन डन ऑन द टेस्ट की किस किस तरीके की वैलिडिटी चेक हमने टेस्ट के ऊपर किए हैं, एक्सटर्नल क्राइटेरिया क्या है, रिलायबिलिटी इंडाइसेस क्या है। सो वो सारी की सारी चीजें हमें इन डिटेल पता होनी चाहिए, जो कि फर्दर साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग फर्दर जो है जो बैचलर्स या मास्टर्स में जाके ये सारी स्किल सीखते हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, टूल मेकिंग सीखते हैं। ठीक है, इंटरव्यूइंग स्किल, इंटरव्यू की स्किल, इंटरव्यू लेने देने वाली जो स्किल होती है। सो इंटरव्यू फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए, इसमें बेसिक फॉर्मेट रिगार्डलेस ऑफ इंटरव्यू का पर्पस क्या है। 3 बेसिक फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो ओपनिंग ऑफ द इंटरव्यू की कैसे शुरुआत हो रही है इंटरव्यू की, एक बॉडी ऑफ द इंटरव्यू और एक क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो इंटरव्यू है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड में मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो स्ट्रक्चर्ड है ना उसमें फिक्स्ड होते हैं क्वेश्चंस, चीजें, सारी चीजें फिक्स्ड होगी। अनस्ट्रक्चर्ड में से बात निकल गई, बातचीत करते चले गए, वो अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि वेयर डिड यू लास्ट वर्क, कहां पे आपने आखिरी बार काम किया था, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें उस क्वेश्चन के लिए और वो आप दे देंगे तो बात खत्म। ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहां पे आप जो है ऑप्शन छोड़ रहे हैं कि अगला इंसान जो मतलब लेस डायरेक्ट है और कोई फिक्स आंसर इसका है नहीं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का फिक्स्ड आंसर रहेगा। बाइपोलर क्वेश्चन मतलब एक फॉर्म होती है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन की जिसमें यस या नो का रिस्पॉन्स रहेगा। इट्स लाइक वुड यू लाइक टू वर्क फॉर द कंपनी, तो आप करना चाहेंगे काम या नहीं करना चाहेंगे, 2 ही ऑप्शन है आपके पास। लीडिंग क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं कि
क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलना, ठीक है। सो इसमें रिस्पॉन्स जो है वो इन फेवर ऑफ अ स्पेसिफिक आंसर होता है कि इसका आंसर प्रोबेबिलिटी है यही आएगा और उसके बाद आप कैसे बातचीत करेंगे। मिरर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। दे आर इंटेंडेड टू गेट अ पर्सन टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट ही और शी सेड एंड एक्सपेंड ऑन इट। सो आपका क्या टेक है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो आपकी रिफ्लेक्शन उसके आंसर में झलकेगी। जब आप आंसर दे रहे हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस के, अगर आपको समझ नहीं आता है क्वेश्चन तो क्लैरिफिकेशन के लिए पूछिए दोबारा से, रीस्टेट द क्वेश्चन इन योर आंसर, वापस से मतलब वो कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप जिस तरीके से आंसर देना चाहें सो आप उसमें रीस्टेट कर दें ताकि पता चले कि आपने क्वेश्चन के बारे में क्या समझा है। आंसर वन क्वेश्चन एट अ टाइम एंड ट्राई टू टर्न नेगेटिव क्वेश्चंस इनटू पॉजिटिव वंस। तो अगर क्वेश्चन भी नेगेटिव है तो भी आप उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेके आने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। देन आती है काउंसलिंग स्किल, जो कि हम पूरा का पूरा गाइडेंस एंड काउंसलिंग मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आप देखना चाहें तो। काउंसलिंग में भी स्पेसिफिकली क्या होगा, काउंसलिंग में हमें स्पेसिफिकली चाहिए होता है एक काउंसलर, मतलब एक ट्रेन्ड पर्सन की हमें जरूरत पड़ती है। ओके, सेटिंग परमिटिंग हेल्प टू बी गिवन एंड रिसीव्ड, पहले तो किसी को जरूरत है हेल्प की, ठीक है। समवन कैपेबल ऑफ और ट्रेन्ड टू हेल्प, एक इंसान वो होगा जो हेल्प करेगा, ठीक है। समवन विलिंग टू गिव हेल्प, और वो जरूरी मतलब वो है ना कि अगला इंसान आपकी हेल्प करना भी चाह रहा है, विलिंग है हेल्प करने के लिए। सेटिंग परमिटिंग हेल्प टू बी गिवन एंड रिसीव्ड, तो जो हेल्प आपने ली है या दी है तो वो सिचुएशन, ये काउंसलिंग रहेगी कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपने काउंसलिंग मतलब ये प्री रिक्विजिट है काउंसलिंग प्रोसेस के कि कौन क्या क्या चीजें चाहिए काउंसलिंग से पहले। ओके, 4 क्वालिटीज यूजुअली इफेक्टिव काउंसलर्स में होनी चाहिए। एक ऑथेंटिसिटी, एक पॉजिटिव रिगार्ड, वो भी मतलब होता है ना सेल्फलेस, तो वो सेल्फलेस फॉर्म होनी चाहिए कि पॉजिटिवली, आप अगर रूडली भी बात कर रहे हैं तो काउंसलर हमेशा पॉजिटिवली बात करेगा। एबिलिटी टू एम्पैथाइज होनी चाहिए और पैराफ्रेजिंग की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बात को अलग अलग तरीके से कहने की स्किल रखते हों, ठीक है। काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं ना तो 3 तरीके की काउंसलिंग पढ़ते हैं, एक डायरेक्टिव काउंसलिंग, एक नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और एक इक्लेक्टिक काउंसलिंग। आप एक बार मुझे सर्च करके, अगर आपने सर्च भी नहीं किया तो मेरी वीडियो एक बार देख लीजिएगा काउंसलिंग पे क्या होते हैं, इनके मेन प्रोपोनेंट का नाम बताइएगा। ओके, डायरेक्टिव का, नॉन डायरेक्टिव का और इक्लेक्टिक का। तो ये हो गया जी 9th चैप्टर हमारा फिनिश, 12th की एनसीईआरटी फिनिश, डन। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा। अब कल से हम शुरू करेंगे एनआईओएस का मटेरियल, यानी एनआईओएस मतलब जो डीएलएड में कोर्सेज हैं। तो डीएलएड में देखा जाए तो 10 कोर्स हैं, एक ही साल का कोर्स होता है डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सो 10 कोर्सेज हैं, उन 10 कोर्सेज के अंदर जो हैं अलग अलग ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर फर्दर यूनिट्स हैं। तो हम जो है यूनिट वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे। मैं कोर्स का नाम और चीजें भी थंबनेल में और वैसे डाल दूंगी, एंड फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो अगर आप कंसिस्टेंटली रहेंगे, चीजों को करते रहेंगे, तो चाहे 2023 में फॉर्म निकले, 2024 में निकले, चीजें तो आपको यही पढ़नी है सारी की सारी। जब भी निकले आपका हो जाए इतना मेक श्योर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू।